नमस्कार एवरीवन। अब बारी है हमारे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने की, यानी नीट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हम उन्हें टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो इसमें हमें एनसीईआरटी के हिसाब से तो 4 या 5 टॉपिक्स है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में हम 3 ही टॉपिक्स को ओवरऑल कवर करने वाले हैं। उन 3 टॉपिक्स में ही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो 3 टॉपिक्स है कौन से? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सेकंड टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड एथिकल इश्यूज। टोटली इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हमारा पहले टॉपिक से, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इन ऑर्गेनिजम्स का जो कॉलम 1 में दिए हुए हैं, उनका कॉलम 2 में से कौन सा यूज है ना। पहला कॉलम में हमारे पास जो पहला ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis कहाँ पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था इसको जब हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे थे, तब हमने एक क्रॉप वैरायटी बनाई थी, बीटी क्रॉप्स, है ना। तो बीटी क्रॉप्स में हम इसको बना रहे, इसका यूज कर रहे थे। वहां पे ये बैक्टीरिया क्या बना रहा था? ये बना रहा था एक प्रोटीन जिसका नाम था क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कौन से जीन से बन रहा था? क्राइजीन से बन रहा था, ठीक है। क्राइजीन से हमारा क्राई प्रोटीन बन रहा था। तो फर्स्ट ए का हो गया हमारे पास। फोर्थ, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ये हमने पढ़ा था हमारी पीसीआर टेक्निक, यानी पिछले चैप्टर में। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आएंगे जिसमें पहला अपना 11th चैप्टर और ये 12th चैप्टर दोनों के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको दोनों चैप्टर्स पूरे पूरे आने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस हमने पढ़ा था पीसीआर टेक्निक में, जहां पे हम इससे एक एंजाइम डिराइव कर रहे थे, टैग पॉलीमरेज, जो कि हमने किस में काम लिया था? डीएनए पॉलीमराइजेशन में। तो इसका ऑप्शन चला जाता है डीएनए पॉलीमरेज में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो कि है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस कहाँ पड़ा था? वेक्टर की जैसे यूज कर रहे थे इसको, जहां पे इसमें हमने अपना डिजायर डीएनए ठूसा था, अपने इसको एज अ टैक्सी यूज किया था और इसको भेज दिया था हमारे होस्ट सेल में इन्फेक्ट करने के लिए, कि जाओ और हमारा काम करके आओ। जिसको हमने यूज किया था क्लोनिंग वेक्टर की तरह, ठीक है। आगे चलो, आगे हमारे पास है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अरे इसका तो नाम ही नहीं सुना, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी रिसेंटली। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमने कहा यूज करा? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल। जो पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल था उसको बनाने में हमने इसका यूज किया था, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ए का तो जा रहा था फोर्थ, बी का जा रहा है हमारा थर्ड, सी का जा रहा है हमारा फर्स्ट, एंड डी का जा रहा है हमारा सेकंड। तो मुझे दिख रहा है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इस पे यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है आरएनए इंटरफेरेंस। जो आरएनए इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा था? आरएनए आई कहा था, ठीक है। उसको हमने किस पर्पस के लिए बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज किया है? आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ यूज किया था हमने? आरएनए इंटरफेरेंस हम यूज कर रहे थे जब हमें किसी चीज को रोकना था, किसी चीज के एक्सप्रेशन को रोकना था, मतलब किसी प्रोटीन के बनने को रोकना था। तब प्रोटीन के बनने को हम कहाँ रोक रहे थे? जहां पे हमारा प्लांट इन्फेक्ट हो गया था, तब वो इन्फेक्शन से उसको बचाने के लिए हमने यूज किया था आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। नहीं, एबायोटिक स्ट्रेसेस तो कौन से होते हैं? हमारा विंड, वाटर, इनसे रिलेटेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट। हाँ, प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय निमेटोड। हाँ, जब निमेटोड का इन्फेक्शन हो रहा था, कहाँ हो रहा था? हमारे टोबैको की रूट्स में, टोबैको की रूट्स में, टोबैको जो प्लांट है,
टबैको प्लांट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हमारे कमर्शियली। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, उसके बेचारे की रक्षा करने के लिए किससे, एक निमेटोड, निमेटोड का नाम क्या था, मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, उससे बचाने के लिए हमने एक टेक्निक का यूज किया था जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन हमारा यही है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे कि क्या है। टू एनहांस द मिनरल यूजेज बाय प्लांट, नहीं, मिनरल यूजेज में इसका यूज नहीं हुआ था। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में भी हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज नहीं किया था, तो हमारा ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है कि बीटी कॉटन वेराइटी, मतलब जो बीटी कॉटन की वेराइटी है, ठीक है, उसमें इंट्रोड्यूस किया था हमने क्या, बेसिलियस thuringiensis का जीन, ठीक है, जिसका टॉक्सिन जीन था, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था। उससे ये रेजिस्टेंट होता किससे है, ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में आप बचाव कर रहे हो, तो ये बचाव एक्चुअली हुआ किससे, तो ये बचाव हमने किससे किया था, फंगल डिजीज नहीं, निमेटोड्स नहीं, इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट प्रेडेटर्स नहीं, हमने किया था इंसेक्ट पेस्ट से, मतलब जो इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स को खराब कर रहे थे, यानी हमारे जो प्लांट, क्रॉप प्लांट्स थे, जैसे कि कॉटन था, जैसे कि हमारा ब्रिंजल था, टमेटो था, पटेटो था, सोयाबीन था, है ना, कॉर्न था, तो इन सबको बचाने के लिए इन पे जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जैसे कि बॉल वॉर्म्स, कॉर्न बोरर्स, तो उनसे बचाने के लिए हमने एक बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया था, उससे हमने एक जीन लिया था, टॉक्सिन जीन, है ना, जिसका नाम क्या था, क्राइजीन, उससे बनता है क्राई प्रोटीन, उससे हम हमारी एक वैरायटी बना रहे थे जिसका नाम है बीटी वैरायटी, या इस केस में बीटी कॉटन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि इफ एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज लिबरली इरिगेटेड, लिबरली इरिगेट मतलब बस बिंदास पानी छोड़ दिया कि बहने दो, मुझे आज तुम बहने दो, तो पानी बह रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब बिल्कुल पागलों की तरह बस पानी वेस्ट करे जा रहे हैं फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रॉब्लम तो होगी, मतलब प्रॉब्लम तो होगी, ये तो हमें पता है, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो एक बात समझो, जब हम पानी से इरिगेट करते हैं हमारी फील्ड को, तब हम क्या करते हैं, तो जो पानी क्या करता है, वो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी सॉल्ट्स होती हैं, उनको लेके जाता है सॉइल में नीचे, ताकि जो प्लांट की रूट्स है उनको वो मिल सके एज न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन जब इस केस में हमने एकदम ही मूर्खता करके क्या करा, पानी छोड़ दिया, तो पानी भर जाएगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, तो पानी का लेवल ऊपर से होने से क्या होगा, जो सॉल्ट्स हैं वो फिर से पानी में आएगी, पानी के साथ साथ चलती हैं वो, तो पानी के साथ साथ वो सारी ऊपर आ जाएगी, तो जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, सैलाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, हमारी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, है ना, और यही हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि which part of the tobacco plant is infected by Melodygyne incognitia। अभी मैंने आपको बताया कि एक निमेटोड है Melodygyne incognitia, वो हमारे टोबैको प्लांट के किसको इन्फेक्ट करता है, रूट्स को, वहां क्या बना देता है, गांठें बना देता है, नोड्यूल्स बना देता है, जिससे वो रूट्स खराब हो जाती है, हमारा प्लांट डाई हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, जो कि है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस पे जो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या कहता है ये कि गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है, हाँ है, हमें पता है, ठीक है, तो उसमें इनकॉर्पोरेट किया है हमने एक जीन, किसके बायोसिंथेसिस के लिए, मतलब ये सिंपली पूछ रहा है कि गोल्डन राइस किस में रिच है, तो हमारा आंसर चला जाएगा विटामिन ए में रिच है। अगर ये पूछता कि किससे लिया है, ठीक है, अगर ये पूछता कि हमने किससे लिया है, कहाँ से डिराइव्ड है, तो वो डिराइव्ड है बीटा कैरोटीन से। ठीक है, एक और टाइप का सवाल आता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी किससे होती है, वो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो रात का अंधापन है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो गोल्डन राइस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल।
क्या कह रहा है? सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टीएडीएनए, जो टीडीएनए है वो प्लांट्स में हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे जब हम उसको भेज रहे थे, तो हम एक टैक्सी का यूज कर रहे थे। ठीक है, उस टैक्सी से हम उसको भेज रहे थे, हमने उसमें अपना डिजायर्ड जीन लगाया हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन कहता है इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। अरे यही तो है, यही तो हमारी टैक्सी है, इसी यही तो हमारी टैक्सी का नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। ठीक है, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें सारे ऑप्शंस भी पढ़ने चाहिए। तो सारे ऑप्शंस, बाकी के ऑप्शंस क्या कहते हैं? ऑल्टरिंग पीएच ऑफ सॉइल, क्या ये टीवीएनए को इंट्रोड्यूस कराने का पार्ट है? नहीं है। ठीक है, हीट शॉक भी पार्ट नहीं है उसका। उसके अलावा एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड, नहीं। अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, नहीं। अगर कुछ प्लांट्स होंगे तो उनको अगर ऐसे पानी में उनकी रूट्स को रखा तो वो खराब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सेवेंथ का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, आठवां जो हमारा सवाल है वो हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। बीटी क्रॉप्स जो है उनमें से कौन सी इंडिया में ग्रो करी जाती है। ठीक है, तो एक तो पहला ऑप्शन है इसमें कॉटन का। ठीक है, जो कॉटन हमारा सबसे मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया में बीटी कॉटन ग्रो करी जाती है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा बीटी कौन से ग्रो करे जाते हैं, तो उसमें है कॉर्न, राइस, टमेटो, पटेटो, सोयाबीन। क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन भी ऑप्शन में था, लेकिन वो इंडिया में हम ग्रो नहीं कराते, इसलिए हम उसे एज अ आंसर नहीं बोलेंगे। इंडिया में हम बीटी कॉटन ही ग्रो करा रहे हैं एट द मोमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमारा कहता है कि consumption of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency। अभी बात करी कि विटामिन ए से एक तो पहली बात तो ब्लाइंडनेस होती कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसको हम क्योर किससे कर सकते हैं? किस क्रॉप से? हमने अभी पढ़ा, हमारी जो गोल्डन राइस है उससे इजीली क्योर हो सकता है। यही हमारा आंसर चला जाता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके एक्सप्लेनेशन में, जिसमें से आपको क्या क्या याद रखना है वो बता दूं आपको। पहली चीज जो बायोसिंथेसिस है वो पहले तो बीटा कैरोटीन है, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। राइस में कौन सा पार्ट एडिबल होता है? एंडोस्पर्म एडिबल होता है। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। उसके अलावा जो राइस होता है उसका नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। 10वां क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, फिर से आरएनए इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन है, हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू, कि प्लांट्स में वो रेजिस्टेंस किस चीज का प्रोवाइड कर रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था? किस चीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? कुछ इन्फेक्शन से। वो इन्फेक्शन कौन कर रहा था? निमेटोड कर रहा था। तो हमारा आंसर चला जाता है निमेटोड। हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें उस निमेटोड का नाम क्या था? उस निमेटोड का नाम था मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि हमारी टबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है कि कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर्स इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। अब जब हम बायोरिएक्टर्स देखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कुछ बैचेस डालते हैं, ठीक है, कल्चर के। तो उनमें से एक बैच होता है फेड बैच, जिसमें हम हमारा प्रोडक्ट बेसिकली बनता है। ओके, तो उस बैच का ये पूछ रहा है कि उसमें जब हम कंटिन्यूअसली शुगर्स ऐड कर रहे हैं तो क्या हम दान पुण्य कर रहे हैं? नहीं, उसमें हमारा काम है। और वो काम क्या है हमारा? वो काम है हमारा कि जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा बैच है, जो हमारा कल्चर है, वो रेगुलरली बनाता रहे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसके खुद के एंजाइम्स चाहिए। उसका खुद का एंजाइम भी तो बना रहा है, एंजाइम भी तो एक तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो बनाने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे किससे? शुगर से। तो शुगर हम ऐड किस लिए करा रहे हैं? शुगर्स हम ऐड इसलिए कराते हैं ताकि वो अपना काम जारी रखे। तो उसमें से हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? प्रोड्यूस मीथेन, नहीं। ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक ऑब्टेन करना होगा तो बैक्टीरिया से थोड़ी करेंगे। ठीक है, प्योरीफाई एंजाइम्स, हाँ, प्योरीफाई एंजाइम्स। हमारे पास एंजाइम्स जो वो खुद बना रहा है उसको प्योरीफाई, यानी उसको और प्रोड्यूस और अच्छी
क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रोड्यूस कराने के लिए ही तो हम उसको बार बार शुगर्स देते हैं। ठीक है, डिग्रेड सीवेज नहीं, हमारा ऑप्शन चला जाता है सी। ठीक है, 11th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया, हैज बीन डेवलप्ड फॉर। अच्छा, एक बात देखो कि डेवलप हुआ है ना, डेवलप हुआ है ब्रिंजल इंडिया में, लेकिन ग्रो नहीं हो रहा। इस बात का ध्यान रखना कि फार्मर्स ग्रो नहीं करा रहे, फार्मर्स अभी भी केवल बीटी कॉटन ही ग्रो कराते हैं, लेकिन कई सारी चीजें डेवलप होती रहती है इंडिया में। तो वैसे ही एक चीज डेवलप हुई थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल्स अब जेनेटिकली मॉडिफाई कराया है, तो किस लिए कराया होगा? बीटी, बीटी वाली चीज याद आ रही है? तो बीटी हमने किस लिए कराते थे? हम इंसेक्ट जो पेस्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन, की बीटी कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि अगर भाई आ तो रही है वो कॉटन, उस कॉटन में अलग क्या है नॉर्मल कॉटन से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो हम देखते हैं। लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एफिड्स, नहीं, पहली बात तो लॉन्ग फाइबर की तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, रेजिस्टेंस मिलता है लेकिन एफिड्स से नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं कि अच्छा, मिलता किससे है? डिप्टेरिन से मिलता है। डिप्टेरिन जो पेस्ट की वो होती है, उससे हमको रेजिस्टेंस मिलता है हमारी बीटी कॉटन में। ओके, नेक्स्ट हमें बोलता है कि मीडियम यील्ड, नहीं, पहली बात तो हाई यील्ड होती है। हाई यील्ड के लिए तो हम बना रहे हैं बीटी कॉटन, कि जब हमको अच्छी अच्छी बहुत सारी क्वालिटी की बहुत क्वांटिटी में हमें कॉटन मिल जाए, उसके लिए तो हमने ये चीज निकाली है ना। लॉन्ग फाइबर, फिर से लॉन्ग फाइबर की हम बात ही नहीं करते। ठीक है, रेजिस्टेंस हाँ, बीटल पेस्ट नहीं। ठीक है, आगे चलो, कहता है ये रहा, हाँ, कह रहा है कि हाई यील्ड, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स, हाँ जी, क्राई प्रोटीन। ठीक है, विच किल डिप्टेरियन पेस्ट्स, हाँ, हमारे पास सही नाम आ गया डिप्टेरियन पेस्ट्स को मारने के लिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन कहता है हाई यील्ड, हाँ, रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म्स नहीं। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर है वो जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है क्या, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, ओके, एक खाने वाली क्रॉप है, ओके, भोजन के लिए। ठीक है, तो उसमें ऐसी क्रॉप जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को खत्म कर रही है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, वो जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस खत्म कर रही है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे खत्म कर सकते हैं? विटामिन ए से खत्म कर सकते हैं। विटामिन ए कहाँ मिल रहा था? हमारे कौन सी क्रॉप में यूज कर रहे थे हम? गोल्डन राइस में। ठीक है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में होता है, अगर आप उसको खाएंगे तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस क्योर हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट्स डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज, इस बार थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछा है। अभी तक तो पूछ रहा था कि काम क्यों है, अब पूछ रहा है काम क्यों नहीं है। मतलब कौन, क्यों कोई इसको नहीं चाहता कि हम जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स को लगाएं, क्यों? पहला ही ऑप्शन मेरे को तो दिख रहा है जो कि कहता है कि इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में सफर, ये कई डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी सफर करेगी, जैसे कि इंडिया, इंडिया में हम ये सफर करेगी, क्यों? बहुत महंगे आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, तो पहली बात तो ये मेरे को आंसर लग रहा है, फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कहता है कि these products are less tasty as compared to the already existing प्रोडक्ट्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टेस्ट पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता बल्कि न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉस्टली, हाँ कॉस्टली तो है, लेकिन क्या ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? नहीं, कॉस्टली है तो क्या हुआ, उसका रीजन बताना पड़ेगा हमें, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक्सपेंसिव पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, this is there is a danger of introduction viruses and toxins with introduced crop, नहीं, इनको हमने नॉन ह्यूमन सोर्सेस तो से तो लिया है, माना, लेकिन केवल जीन्स को लिया है, जीन लेवल पे लिया है, जिससे हम
अपना काम तो निकलवा रहे हैं लेकिन उससे जो टॉक्सिसिटी है वो नहीं हो रही। तो बहुत सेफ मेथड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है इसमें ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है when gene targeting involves gene amplification is attempted, कि जब हम जीन को टारगेट कर रहे हैं तब हम जीन एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू, किसी इंडिविजुअल के टिश्यू में एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं जीन टारगेटिंग के टाइम पे टू ट्रीट डिजीज, इट इज नोन एज, ये कहाँ पढ़ा था कि हम किसी का टिश्यू निकालते हैं उसमें हम अब कुछ सेल्स को चेंज करवाते हैं, उसमें हम जीन्स को चेंज करा रहे हैं, जीन चेंज कर रहे हैं, एम्पलीफाई करवा के देख रहे हैं। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जब हम क्या करवाते हैं, जीन थेरेपी करवाते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद रिगार्ड टू इंसुलिन, इंसुलिन के कंसर्न में पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए उसमें से पहला क्या कहता है कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन। हाँ सही बात है, नहीं होता, हमें भी पता है नहीं होता। ठीक है, ये तो सही है। द इंसुलिन produced by rDNA technology has C पेप्टाइड। नहीं, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से है उसमें सी पेप्टाइड होता ही नहीं है, ये इसीलिए तो हम उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गलत, है ना। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, हाँ सही बात है, सी पेप्टाइड होता है, तभी तो हमें उसको निकालने में मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। हाँ, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ही तो जुड़े हुए थे, तभी तो एलिलिन ने बहुत ही आसानी से इसको रिड्यूस करवा दिया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो चला जाएगा वो चला जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब पूछ रहा है हमें नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। हाँ, एक्स्ट्रा पेप्टाइड था जिसको निकालने में मेहनत हो रही थी, क्योंकि नेचुरली तो वो निकल जाता है जब हमारे पास मेच्योर इंसुलिन बनता है, लेकिन आर्टिफिशियली बनाने में उसको फिर डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे, तो ये चीज इसमें गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या कह रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई। हाँ, हम इकोलाई का यूज कर रहे थे। ठीक है, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन हम ह्यूमन में हमने देखा कि पहले प्रो इंसुलिन बनेगा, उसके बाद हमारे पास एक्चुअल जो मेच्योर इंसुलिन है वो बाद में बनेगा, जिसमें सी पेप्टाइड चेन जो है प्रो इंसुलिन से वो हट जाएगी और मेच्योर इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन गलत है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कहता है कि इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग, the organization responsible for assessing safety of introducing genetically modified organisms for public use। ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो नाम क्या था उसका, जीईएसी। जीईएसी उस कमेटी का नाम था जिसकी फुल फॉर्म थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अप्रेजल कमेटी, नहीं 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 नहीं, अप्रूवल कमेटी था। ठीक है, ये ऑप्शंस में, ये नीट में भी गलती हुई थी, क्योंकि पहली बात तो ये एक ही लौता ऑप्शन है जिसमें ये सही है। ठीक है, पर इसमें भी एक गलती थी, यहाँ पे अप्रेजल दे दिया था, लेकिन ओवरऑल यही आंसर था जो जिसमें जीएसी दिया हुआ था, तो करेक्ट आपको यही मार्क करना पड़ा।
ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो आंसर होता है वो होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये जो बाकी की कमिटीज दे रखी है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा दे रखा है, एक बार रीड कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कहता है कि द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, कि जो ह्यूमन इंसुलिन की हमारे पास दो पेप्टाइड चेन्स थी वो किससे जुड़ी हुई थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। भाई कितनी बार पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कहता है कि विच काइंड ऑफ थेरेपी was given to was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। ये कौन सी डेफिशिएंसी किसको हुई थी? मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है, उस लड़की का नाम था अशांति डे सिल्वा। ठीक है, उसको हुई थी डी एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी। उसको हमने दी गई थी जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी में ही हमने इसको एज एन एग्जांपल पढ़ा था। ओके, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला हार्मोन हमने पढ़ा वो कौन सा था? अब इंसुलिन था, एस्ट्रोजन था, थायरोक्सिन था या प्रोजेस्टेरोन था? इंसुलिन था, जो कि किसने डिस्कवर किया था? अमेरिकन कंपनी एली लिली ने। ठीक है, ईयर कौन सा था मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ह्यूमन इंसुलिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज। किसकी ट्रांसजेनिक स्पीशीज से? अभी तो बताया कि इंसुलिन हमने एक क्वेश्चन में अभी ऊपर भी पढ़ा था कि ई कोलाई से हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ई प्रोडाई ई कोलाई कौन सी स्पीशीज का है? एस्केरेशिया। मतलब स्पीशीज नहीं होने को तो वो जीनस है, लेकिन इसमें स्पीशीज लिखा हुआ है तो फिर भी हम इसको मार्क करेंगे एस्केरेशिया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। ये पॉसिबल क्यों हो पाया? ये तो मुझे कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा है, पूरा नहीं है। ठीक है, पूरा ये रिलेटेड है हमारा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल बिकॉज। क्यों पॉसिबल हो पाया? जब हम ह्यूमन प्रोटीन्स को बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, तो वो पॉसिबल क्यों हो पाया? ऑप्शंस पढ़ेंगे पहली बात तो, कि पहला ऑप्शन कहता है बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शंस। आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन हो रही है, लेकिन उसका एक क्रूशियल रोल है क्या जिससे ह्यूमन प्रोटीन बना पा रहे हैं हम बैक्टीरिया से? नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। नहीं नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया। नहीं, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में आइडेंटिकल नहीं होता। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जेनेटिक कोड जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बना रहा है वो यूनिवर्सल है। मतलब अगर हमने कोड सही से डाल दिया, अगर हमने कोडिंग सही से कर दी हमारे किसकी बैक्टीरिया की कि एक सही हमने कोड डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, तो वो वही प्रोटीन बनाएगा जो ह्यूमंस में वो कोड बना रहा था। क्योंकि कोड तो सेम है, तो प्रोटीन जो बनेगा वो भी सेम रहेगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन हमारे पास हमारी जो एडेनोसिन डीएमिनेज की एडीए की डेफिशिएंसी थी उस पे है क्वेश्चन कि द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी एडीए डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही परमानेंट सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या था? कि जब हम
अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जो मैरो सेल्स हैं उसमें जो एडीए प्रोड्यूसिंग जो जीन है, ठीक है, उसको करेक्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, कि हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही करेक्ट कर दें तो हमारे पास ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही एक परमानेंट सॉल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, जो कि कहता है एलाइजा, है ना, एलाइजा जो हमने टेस्ट यूज करा था, एलाइजा की पहले तो मेरे को फुल फॉर्म बताना, ठीक है। एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की रिएजेंट इज, कि एलाइजा जो हमने टेस्ट कर रहे थे, है ना, वहां पे रिएजेंट कौन सा की रिएजेंट था, ठीक है। अब ये देखो, ये अगेन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों? क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, तब क्वेश्चंस आते थे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थोड़ा सा रिलेटेड, है ना। तो इसका आंसर चला जाता है हमारे पास, पहली बात तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज, है ना। एल्कलाइन फॉस्फेटेज ऐसा की रिएजेंट है जो हम एलाइजा टेस्ट के टाइम पे यूज करते हैं। एलाइजा टेस्ट से और कौन से क्वेश्चंस आए थे कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। उसमें ये चीज हमें लेकिन पता होनी चाहिए कि ये एनसीईआरटी में है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे ये काम करता है। एक जो चीज उसमें नहीं थी वो थी की रिएजेंट, वो कौन सा है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, वो हमने यहाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27, जो हमारे पास हमारे नेक्स्ट टॉपिक से आता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड एथिकल इश्यूज। वैसे तो ये अलग अलग टॉपिक्स पढ़े थे हमने, लेकिन इसने यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया है ना। क्वेश्चन कहता है द लॉज एंड रूल्स, हाँ, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज के अनऑथराइज्ड यानी इलीगल एक्सप्लॉइटेशन को बचाने रोकने के लिए जो हमने लॉज बनाए थे, उसको किसके अंडर डाला था हमने? वो जो लॉज थे उसको हम डाल बोलते हैं बायो एथिक्स। जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि बायो पायरेसी क्या होता है। बायो पायरेसी होता है वो बायो रिसोर्सेज का यूज करना बिना किसी प्रॉपर कंपनसेशन दिए, ठीक है। जो ऑथराइज्ड जो भी कंट्री या रीजन के लोग हैं उनको अगर प्रॉपर कंपनसेशन दिए बिना अगर आप उनका बायो रिसोर्स यूज कर रहे हो, कंपनीज यूज करती हैं, तो उसको नाम दिया जाता है बायो पायरेसी। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो कौन से रूल्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन को। तो वहां पे हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है बायो एथिक्स, ठीक है। आगे चलो, बायो पेटेंटिंग नहीं होगा क्योंकि हम पेटेंट नहीं करवा रहे, हमने लॉज पूछा है कि लॉ कौन सा है, बायो इंजीनियरिंग लॉ नहीं है। बायो पायरेसी का मतलब हमें बताए, तो इसी तरह से हम बायो एथिक्स टर्म को आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री इज रेफर्ड टू एज। अब ये बोल बात कर रहा है हमारी किसकी? बायो पायरेसी की। तो यही हमारा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन नॉट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवेल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने वाले प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? चलो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं लेकिन हम इसको एलिमिनेट करके फिर इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, देखते जाओ। पहला ऑप्शन कहता है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी हमने पढ़ लिया कि बिना ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेशन दिए किसी भी बायो रिसोर्स को यूज करना कंपनीज के द्वारा, उसको कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स, एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एनर्जी, एनर्जेटिक्स क्या इसमें टर्म यूज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें तो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कोई टर्म चाहिए, ठीक है। बायो रेमिडिएशन, रेमिडिएशन मतलब होता है कि इलाज करना, हम इलाज नहीं कर रहे, अभी तो हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अभी तो हम इनिशियल स्टेज में, अभी तो हम खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट है बायो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक करेक्ट टर्म है जो हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? एक्सप्लोरेशन के लिए, जहां पे हम डोरा दी एक्सप्लोरा बन के हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी है उससे हम नॉवल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए ऑब्वियसली
उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास आंसर इसलिए चला जाएगा डी ऑप्शन, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो ऐसे अगर हमें किसी टर्म का मतलब नहीं पता है तो हम बाकी ऑप्शंस को भी देख के एनालाइज करके फिर एक एक करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक नई वेराइटी है ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी। हाँ, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एक फॉरेन कंपनी थी, है ना, उसने एक नई वेराइटी, कोटेड सो कॉल्ड नई वेराइटी, ठीक है, उसको पेटेंट करवाया था, है ना। और लेकिन वो वैरायटी इंडिया में बहुत सालों से प्रेजेंट है ना। वो वैरायटी थी किसकी हमारे पास, वो थी हमारी अपनी बासमती राइस की। ठीक है, बासमती राइस। इसके बारे में क्या दिया हुआ था कि 2 लाख से ज्यादा वैरायटी ऑफ राइस प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है, उगाई जाती है। एंड 27 प्लस वेराइटीज ऑफ बासमती राइस हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। कहाँ कहाँ? हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, फोल्कलोर्स में, पोएट्रीज में, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, अभी तो मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं आए, मुझे फिर भी पता है कि मेरे पास आंसर क्या जाने वाला है ना। आपको भी पता है अब हमारा आंसर जाने वाला है बायो पायरेसी, कि बिना किसी कंसर्न कंट्री को उसका कंपनसेशन दिए जब हम किसी बायो रिसोर्स को यूज करते हैं, कोई भी कंपनी यूज करती है, तो उसको हम नाम देते हैं बायो पायरेसी का। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रेजेंट आर इज ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल हम किस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये हमने देखा था कि सबसे ज्यादा हम बनाते हैं 95% से ज्यादा किसको, माइस को। ठीक है, हमारा ऑप्शन चला जाएगा माइस, बेचारे चूहों की जान हम खतरे में डालते हैं। ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने कहाँ कहाँ सक्सेसफुली क्या क्या बनाने के लिए यूज करी हुई है, वो हमें पढ़ना है। मतलब पढ़ना क्या, उसके बारे में ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कहता है ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। हाँ, हमने ऐसा यूज किया है। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस का हमने इस तरह से यूज किया है। उसके अलावा ऑप्शन कह रहा है ट्रांसजेनिक मॉडल्स किसके लिए, फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीजेस। नहीं, हमने जितनी भी डिजीजेस पढ़ी थी उसमें कार्डियक डिजीज कोई नहीं थी कि भाई ऐसा समझो कि है ना चूहे को दिल का दौरा पड़ रहा है, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रांसजेनिक काउ रोजी, हाँ थी, विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क। नहीं, फॉर मेकिंग घी। नहीं भाई, घी हमें प्यारा है, माना हम इंडियंस को घी बहुत प्यारा है, लेकिन उससे इसका रिलेशन नहीं था। रोजी काउ जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी उसमें एक्चुअली क्या था, उसमें ह्यूमन प्रोटीन्स थे, है ना। जो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन्स थे वो उसकी क्वांटिटी थी उसमें, उसके लिए हमने रोजी काउ को ट्रांसजेनिक बनाया था। उसके अलावा जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन कहता है कि एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर। नहीं, वो भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं बनाई है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सीधा सीधा ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम अब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है कि एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, है ना। तो बासमती राइस की जो एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है उसके बारे में ये कुछ सवाल पूछ रहा है कि डज नॉट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। भाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स की हाँ जरूरत तो नहीं होती, लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब ग्रोथ हार्मोन्स भले ही आप आर्टिफिशियली दो या नेचुरली दो, ग्रोथ हार्मोन्स तो जरूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कहता है गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए। ये तो गोल्डन राइस है हमारा। हाँ, तो ये वही वैरायटी है ट्रांसजेनिक जिसकी ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, completely resistant to all insects and pests and diseases of paddy। नहीं, जो हमारी बासमती राइस की है उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गिव्स हाई यील्ड बट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। अरे, बासमती राइस इज नोन फॉर अरोमा एंड फ्लेवर, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा वो चला जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम हाई यील्ड है और रिच इन विटामिन ए टू ट्रीट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि
ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो क्या है? ये ट्रांसजेनिक प्लांट की डेफिनेशन पूछ रहा है, बताओ हमसे। हम पूरी राम कथा करके आ गए, ये पूछ रहे हैं राम कौन है। ठीक है, फिर भी हम बता देंगे इनको है कौन। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। कि हमने हमारी जो डिजायर्ड चीजें हैं उनसे हमने क्या बनाया, प्लांट बनाया। तो उसी को क्या कहते हैं, हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ये तो पहले ऑप्शन में पहली बात तो हमको आंसर मिल गया। फिर भी हमारे धर्म अनुसार हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। बाकी ऑप्शंस में क्या कहता है कि प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ आर्टिफिशियल मीडियम, नहीं। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन दैट फील्ड, नहीं। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाकी सारे एग्जांपल दे दिए इसने। ठीक है, वो ऑप्शन हमारा, वो आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है इन ट्रांसजेनिक्स यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय। कि ट्रांसजेनिक जो हम प्लांट्स देख रहे हैं उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो टारगेट टिश्यू है उसमें एक्सप्रेस हुआ कि नहीं। तो अब फिर से हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन हम एग्जाम जो इसके ऑप्शंस है उसको हम पढ़ पढ़ के उसमें दिमाग लगा के हम देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है एनहांसर। एनहांसर सुनने से ऐसा लगता है किसी चीज को एनहांस करेगा ना कि बताएगा। ट्रांसजीन, ट्रांसजीन तो हमें पता है कि उसी को तो, कि ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन को तो ही देखना है, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। प्रमोटर, प्रमोट अगेन वो प्रमोट करेगा। रिपोर्टर, रिपोर्टर नाम से पता चल रहा है कि भाई जाके रिपोर्ट करेगा कि भाई आपका ट्रांसजीन जो है वो एक्सप्रेस हो चुका है। तो हमारा आंसर चला जाएगा डी। ठीक है, 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन हमारा कहता है कि द टीआई प्लाज्मिड, जो हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है, इज ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हाँ, दिस प्लाज्मिड इज फाउंड इन। कि टीआई जो प्लाज्मिड है ये मिलता कहाँ से है? ये इसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भाई ये हमारा मिलता है हमारे जो वेक्टर के जैसे हम यूज कर रहे हैं इतनी देर से, हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन से। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि प्रोड्यूसिंग अ जाइंट माउस, एक बहुत बड़ा चूहा, ठीक है, इन द लेबोरेटरी वाज पॉसिबल थ्रू। किसके वजह से पॉसिबल हो पाया भाई? मतलब बड़ा सारा चूहा हमने बनाया है, मतलब वो एक ट्रांसजेनिक माउस है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे थे हम किससे? जीन मैनिपुलेशन से। ठीक है, यही हमारा आंसर है, जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड मैमल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोन मैमल था, है ना, दैट गेन्ड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, है ना। क्लोन्ड मैमल पूछ रहा है, क्लोन्ड मैमल कौन सा था? इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, बट यहाँ इसलिए दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये रोजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ थी। बल्कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डॉली, डॉली। ठीक है, जो डॉली है वो एक शीप थी जो कि पहली आर्टिफिशियली क्लोन्ड एक शीप थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते कौन से हैं? फिर से वही ले देंगे, वही क्वेश्चन है इसके पास। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है अपने सभी सेल्स में। हमारे लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरे चैप्टर के जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज हमने हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया, उसमें एक्सप्लेनेशन देख लिया, उसकी थ्योरी देख ली, एक्स्ट्रा जो भी चीजें आई हैं हमने वो भी देख लिया, है ना। और हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और नीट पीवाईक्यूज के साथ। ओके, बाय।